हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट जीके। और लूसेंट जीके के अंदर हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में यूनानी और रोमन लेखक के बारे में पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि जो चीनी लेखक यहाँ पर आए भारत में और उनसे क्या क्या जानकारी मिली और वो किस राजा के दरबार में आए। तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। याद रखना है, फाहियान जो एक चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के फाहियान जो था इसने अपना जो विवरण दिया इसमें मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। याद रखना है, चीनी लेखक में हम सबसे पहले फाहियान पढ़ रहे हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सबसे सुखी और समृद्ध जनता बताया है। इसने फाहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सबसे सुखी और समृद्ध जनता बताया है। वह यह भारत में 14 वर्षों तक रहा। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक रहा। इसने अपने विवरण में क्या किया, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश इसकी जनता को सबसे सुखी और समृद्ध बताया। याद रखना है, हम पढ़ रहे चीनी लेखक के बारे में। फाहियान सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और मध्य प्रदेश की जनता को सबसे सुखी और समृद्ध बताया। इसके बाद आगे हम इसी लेखकों में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो लेखक है वो है संयुगन। ठीक है, ये नाम याद रखना, संयुगन। यह 1518 में भारत आया था। 1518 ईस्वी में यह भारत आया। चीनी लेखक था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संयुगन जो था, इसने अपने जो पूरे वर्षों में जितने भी इसने यहाँ पर यात्रा की, 3 वर्ष यात्रा की, उसने यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर इसने प्राप्त की। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेनसांग। ये हमको याद रहना चाहिए। हेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री था ये, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कबिसा पहुंचा। ये जो हेनसांग था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। हेनसांग 629 ईस्वी में, हेनसांग जो था 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह कपिसा पहुंचा। 1 वर्ष की यात्रा के बाद कहाँ पहुंचा? कपिसा। इसके बाद भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर इसने 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यहाँ पर ये 15 वर्ष रुका। भारत में कितने वर्ष रुका? ये 15 वर्ष। अब याद रखिए कि 15 वर्ष रुका होगा तो उसने भारत में कितनी जगह घूमी होगी और कितनी जानकारी इकट्ठी की होगी और अपने जो लेख लिखे उसमें भारत से संबंधित जो भी जानकारी एकत्रित की वो हमें बाद में मिली और उससे हमने जानकारी एकत्रित की कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। याद रखना है कि 15 वर्षों तक यह भारत में रहा था और बिहार जो है वहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ये ले गया। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, देखिए हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, पहली इंपॉर्टेंट चीज। 1 वर्ष 629 में वहाँ से ही चला, ये 1 वर्ष में ये भारत पहुँचा और सबसे पहले कहाँ उतरा? ये कपिसा में पहुँचा। ठीक है, 15 वर्ष यहाँ पर ठहरा। 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। अब इतने 15 वर्षों में क्या हुआ कि बिहार, इसने सबसे ज़्यादा शिक्षा कहाँ प्राप्त की? बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर वो अध्ययन करने के लिए, भारत से बौद्ध धर्म को एकत्रित करने के लिए, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए वो यहाँ आया था। इसका जो भ्रमण है, पूरा भ्रमण वृत्तांत है वो CUK, ये याद रखना है। भ्रमण वृत्तांत जो है वो CUK के नाम से प्रसिद्ध है। हेनसांग का भ्रमण वृत्तांत CUK के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम आगे बढ़ते। इसके अंदर जो पूरा भ्रमण वृत्तांत है, जो भी वो जहाँ गया उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, देखो हर्ष के शासनकाल में आया तो स्वाभाविक सी बात है, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में बहुत सारा वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। देखिए इसके अनुसार जो सिंध है, सिंध क्षेत्र जो है, सिंध का जो राजा है वो कौन था? सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे हम बढ़ रहे हैं। एक एक करके मैं बहुत बार रिपीट करके चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सिर्फ पढ़कर याद करने की कोशिश कीजिए। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, चीनी लेखक है।
इसने बौद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। एक और इसमें बहुत अच्छी नोट करने वाली बात यह है कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र जब ये अध्ययन करता था तो जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है उसके जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था और ये जो विश्वविद्यालय हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है वो बौद्ध दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो एक बार फटाफट मैं रिविजन करवा देता हूँ। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 में वो चीन से निकला, 1 वर्ष की यात्रा करके वो कपिशा पहुंचा। लगभग 15 वर्ष की यात्रा, 15 वर्ष तक वो भारत में रहा और 645 को लौट गया। लेकिन वो आया क्यों था? वो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित करने के लिए। और उसका जो पूरा भ्रमण है, जो भी वो पूरा भ्रमण उसने किया है पूरे वर्षों में, उसे सी युकी के नाम से जाना जाता है और करीब इसमें 138 देशों के का विवरण मिलता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि हेनसांग जो था वो बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन करता था। आचार्य शीलभद्र थे। जब हेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय जो विश्वविद्यालय उसके जो कुलपति वो आचार्य शीलभद्र है, ये हमको याद रखना था। इसमें जो लुसेंट जीके में इस चीनी लेखक में जो लास्ट जानकारी आखिरी लेखक है वो है इत्सिंग। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है, इत्सिंग। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इत्सिंग जो था 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया। तो चीनी लेखकों में इतना ही हमने जो पढ़ा है उसे फटाफट रिवाइज कर लीजिए। फाहियान, संयुगन, हेनसांग और इत्सिंग, इसके बारे में हमने रिवीजन किया। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी है उसमें हम अगला पढ़ेंगे अरबी लेखक। और अरबी लेखक के बारे में एक एक करके सारी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेखक यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने क्या किया। सबसे पहले अरबी लेखक में अल बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी, देखिए दोस्तों हम जो राजाओं के नाम यहाँ पर ले रहे हैं उनके वीडियो भी हम एक लाइन से बहुत अच्छे से आगे वाले इतिहास में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लुसेंट जीके को हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। साथ साथ हमारी मध्य प्रदेश जीके की भी वीडियो सीरीज स्टार्ट है, उसे भी आप देखिए बहुत अच्छे से और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। अभी फिलहाल में विदेशी यात्रियों के से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी वो हम पढ़ रहे हैं जो लुसेंट जीके के अंदर दी गई है। सिर्फ उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे और आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको एक लाइन से अच्छे से मिलते चली जाएगी। तो हम पढ़ रहे अल बरूनी के बारे में जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में इसकी पुस्तक लिखी गई है। अरबी में जो उसकी पुस्तक है, देखिए अरबी में लिखी इसने पुस्तक, अरबी पुस्तक जो है ये आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, किताब उल हिंद या इसको क्या कहते हैं, तहकीक ए हिंद। ये अरबी में लिखी है लेकिन इसका जो मतलब होता है वो होता है भारत की खोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की खोज या किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसने लिखी? तो लिखिए अल बरूनी ने, जो एक अरबी लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आज भी इतिहासकारों के लिए ये जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। दोस्तों पूरे विषय मैंने बताया। जो अल बरूनी ने पुस्तक लिखी है भारत की खोज, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट की जानकारी इसने लिखी हुई है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो जानकारी मिली वो इतिहासकारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें इसने बताई जो प्राचीन इतिहास में जो भी चीज़ें घटित हुई थी। साथ साथ इसके हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो लेखक है वो है इब्न बतूता। दोस्तों हर एक लेखक ने कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ जानकारी ली है और वो जानकारी आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तब हमें पता चला कि हमारे प्राचीन भारत का इतिहास कैसा था और कौन कौन लोग आए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर थी। तो इब्न बतूता के बारे में पढ़ते थे। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत रहला है। यात्रा वृत्तांत है रहला। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत।
रहला क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। ये जो रहला है ना, ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा बहुत रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या जिसे क्या कहते हैं, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता, इसकी पुस्तक रहला है, और जब यह भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश इसे घोषित कर दिया। अब अन्य लेखक की बात कर लेते हैं। ये अरबी लेखक का आखिरी लेखक था। अन्य लेखक की बात कर लेते हैं तो अन्य लेखक में पहला तारानाथ। अन्य लेखक में तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक है। ये तिब्बती लेखक है, तिब्बती लेखक तारानाथ जो है वो एक तिब्बती लेखक है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट जो नाम है वो याद रखिएगा, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने किसकी रचना की? कंग्यूर तथा तंग्यूर की रचना की है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इससे जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद मार्को पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, जिसे आप लोगों को देखना है। जो चीज़ें नोट करने वाली होगी उसे नोट कीजिए, सुनिए बहुत अच्छे से। आप पूरी लुसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे जो हम पढ़ने वाले। मार्को पोलो या 13वीं शताब्दी में, देखिए कब आया था ये? 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हमने विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी थी, जो लेखक थे, उनके बारे में हमने सारी डिटेल की, जो लूसेंट बुक से रिलेटेड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लूसेंट बुक में जितनी भी डिटेल्स दी हुई है, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक एक चीज़ देखिए और आगे बढ़ते रहिए। हर दिन हमारा एक नया वीडियो है, उसको आप देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश सीरीज़ का भी हमारा वीडियो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल GK स्टडी पर अपलोड हो रहा है। तो आप बने रहिए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए, और जैसे जैसे टाइम चलते जाएगा वैसे वैसे हमारे वीडियो और हमारा जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है वो भर जाएगा, और उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।